गुड इवनिंग बच्चों। तो प्रिज्म का एक लेक्चर अभी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आज सोचे कि प्रिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, प्रिज्म को पूरा फिनिश एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो प्रिज्म के बारे में बताया गया था कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी समांगी माध्यम है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठें किसी कोण पर झुकी होती हैं, है ना। जैसे इसमें एक अपवर्तक पृष्ठ कौन होगा, आपका ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है जो कि हवा और किसको, कांच को अलग कर रहा है। और इसमें एक एसी अपवर्तक पृष्ठ है जो कांच और हवा को अलग कर रहा है। अभी एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर क्या बीसी भी अपवर्तक पृष्ठ होगा, क्या बीसी भी अपवर्तक पृष्ठ का काम कर सकता है कि नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उस बच्चे का। तो देखिए, अगर प्रिज्म को हवा में लटकाया गया है, अगर प्रिज्म को बांध करके हवा में लटका दिया जाए तो उस दशा में हमारा बीसी भी क्या हो जाएगा, एक अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। लेकिन अगर प्रिज्म को मेज पर रखें, टेबल पर रख दिया गया है, तो उस दशा में हमारा बीसी अपवर्तक पृष्ठ नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, आर यू गेटिंग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो जो बीसी है, बीसी अगर टेबल पर है, अगर मेज पर मैंने प्रिज्म को रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, तो उस दशा में हम लोग का ये जो बीसी होगा अपवर्तक पृष्ठ का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करता है। तो जैसे हवा हमारा पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, इसको सेपरेट करने वाला जो मीडियम होगा वह एक अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है। तो प्रिज्म को अगर बांध के हवा में लटका दोगे बेटा, तो उस दशा में हमारा बीसी भी अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगेगा। लेकिन प्रिज्म को अगर मेज पर रखे हो, टेबल पर रखे हो, तो उस अवस्था में हम लोग का बीसी अपवर्तक पृष्ठ का कार्य नहीं करेगा। तो प्रिज्म एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठें किसी कोण पर क्या होती हैं, झुकी होती हैं। और हमने ये बताया कि सबसे इसमें प्रिज्म का जो सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन बढ़ता है वह है विचलन कोण पर। यह विचलन कोण क्या होता है बेटा, इसी को समझना है। विचलन कोण पर पूरा डिस्कशन आपको करना है और इस ग्राफ को समझना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को डीपली समझा देते हैं और उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं ताकि प्रिज्म का पूरा लेक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाए हम लोग का। ओके, तो इसके लेक्चर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने बताया एक चीज को समझो ध्यान से, एकदम सिंपल भी प्रूव कर सकते हो। जब प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो है वह हवा से कहाँ रहा बेटा, पानी में मान लेके आ रहा है, यानी कि विरल माध्यम से अगर प्रकाश सघन माध्यम में वापस आ रहा है तो हम जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है वह अविलंब की ओर क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। ये वाला कोण हो गया बेटा आई और ये वाला कोण हो गया आर। तो विचलन कितना हुआ, विचलन माने प्रकाश की किरण पथ से कितना विचलित हो गई। तो प्रकाश की जो किरण होगी अपने पथ से जो विचलित होगी, ये होगा विचलन इसका। तो इसका विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा और आर बराबर आई के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस के आर। ये ध्यान रखना बेटा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अंतर होता है वही कहलाता है विचलन कोण। कब, जब प्रकाश आपके विरल से सघन में जा रही है। इसका उल्टा मान लीजिए, अगर प्रकाश मान लीजिए कि सघन माध्यम से कहां जा रहे बेटा, विरल माध्यम में जा रहा है, तो इस दशा में अगर हम लोग देखें तो इस दशा में देखिए, इस दशा में प्रकाश की किरण जब आएगी कहां से, सघन से विरल में, तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। इस अवस्था में ये आई हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो इसमें आर का मान बड़ा है किससे, आई से, तो यहां विचलन कोण का मान हो जाएगा वो आर माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण और विचलन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अंतर होगा वह विचलन कोण कहलाएगा। जो भी बड़ा हो, जो बड़ा हो, अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में से, अगर अपवर्तन कोण बड़ा है तो अपवर्तन कोण में से घटा दोगे आपतन कोण, तो विचलन पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, बड़े में छोटे को घटा देंगे ना। अब पहले देख लो कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में से कौन बड़ा है, और बड़े में छोटे कोण को घटा दिया जाए तो वह कहलाएगा विचलन, प्रकाश के पथ से कितना विचलित हुई है। तो ध्यान रखना बेटा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अंतर या अपवर्तन कोण और आपतन कोण का अंतर क्या कहलाएगा, विचलन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान रखना। तो जब प्रिज्म के बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो प्रिज्म में देखो, प्रिज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रिज्म में जो विचलन होता है वो दो जगह होता है। जरा ध्यान से समझो कैसे कैसे विचलन हो रहा था। देखिए,
प्रकाश की किरण एक जा रही है बेटा, कहां से, ये मान लीजिए कि हवा है, और ये मान लो बेटा क्या है, कांच है, और फिर ये क्या हो गया, हवा हो गया। देखो प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है, एक अभिलंब खींच दो यहां पर बेटा, एक अभिलंब खींच दीजिए। मान लीजिए हमने यहां पे क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। प्रकाश हवा से कांच में, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो बेटा यहां अभिलंब की ओर झुक गई, थोड़ा यहां से समझना पड़े इस किरण को। देखो तो मान लो ये कौन सा कोण है, ये कोण को मान लेते हैं आई है, और ये वाला कोण कितना हो गया, R1 मान लेता हूं। नाम है इसका P और इसका नाम है बेटा Q। तो जरा बिंदु Q पर विचलन बताओ तो, बिंदु Q पर विचलन, बिंदु Q पर विचलन कितना हुआ। बिंदु Q पर अगर विचलन में निकालो बेटा तो वह हो जाएगा I माइनस के क्या होगा, R1। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, विचलन का मतलब होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अंतर होता है वही कहलाता है विचलन कोण। तो बिंदु Q पर विचलन कोण, I बड़ा है, I में से R1 घटा दिए। और प्रकाश कांच से, जैसे PQ, इस बिंदु को R मानिए, यह बिंदु क्या है बेटा, R है। अब बिंदु R को देखना, तो बिंदु R पर अभिलंब खींचिए, क्योंकि प्रकाश कांच से हवा में जा रही है, तो यहां भी एक अभिलंब खींच दीजिए। अगर यहां पे एक अभिलंब में खींच दूं, यहां पर अगर मैं बेटा अभिलंब खींच देता हूं, तो व्हाइट रंग की लाइट है, अभिलंब हो गया, तो प्रकाश कांच से हवा में सघन से बिना अभिलंब से दूर भागेगी, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। इस कोण को मान लेते हैं E है, और ये वाला कोण क्या है बेटा, R2 है। अब यहां पे क्या है, E बड़ा है, तो बिंदु R पर विचलन बताया जाए, R पर विचलन कितना हो गया। तो बिंदु R पर जो विचलन होगा, कौन बड़ा है, E बड़ा है, तो E माइनस ये क्या हो जाएगा, R2। तो प्रकाश किरण का दो विचलन हुआ, तो कुल विचलन निकालोगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2, और ये हो जाएगा डेल्टा बराबर I प्लस E और माइनस के R1 और प्लस के R2। और पिछले वीडियो में आप सिद्ध किए होंगे कि R1 और प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो आपका आ गया विचलन कोण बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस A। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। विचलन, एक प्रिज्म के अंदर कितना विचलन हो सकता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपतन कोण और निर्गतन कोण को जोड़कर उसमें से प्रिज्म कोण को क्या करोगे, घटा दोगे, तो हमारा पूरा का पूरा पता चल जाएगा, विचलन कोण पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो विचलन कोण की परिभाषा वैसे किताब में दिया गया है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे कहा जाता है आपका विचलन कोण। तो विचलन कोण का फार्मूला होता है डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो I और डेल्टा में समझना है, अगर I के मान को चेंज करोगे तो डेल्टा का मान भी क्या होता है, चेंज होता है। आपतन कोण को परिवर्तित करोगे तो विचलन कोण का मान भी बदलता जाता है। एक अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखाता हूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या देखने को मिलता है, अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर जो वैल्यू प्राप्त होती है कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। मान लो बेटा ये I है और ये क्या है, डेल्टा है। मान लो कि I का मान 30 डिग्री है, सपोज दैट, तो इसका मान मान लीजिए कि कुछ मिला, कितना आपका मान लेते हैं 48 डिग्री है, इसका मान लेते हैं कि 35 अंश कर दिए, तो इसका मान हो गया 46 डिग्री हो गया। इसका मान अगर मैंने 40 कर दिया तो इसका मान लीजिए घट करके 41 डिग्री हो गया। अब इसका मान 45 अंश कर दिया तो इसका मान 43 हो गया। इसका मान अगर मैं 50 अंश कर दिया तो इसका मान हो जाएगा 49 डिग्री हो गया। अगर इसका मान मैं कर दिया कितना 60 अंश कर दिया तो हो सकता है कि 56 अंश हो गया। जरा इस डाटा को देखो ध्यान से, आपतन कोण का मान तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन विचलन कोण देखो शुरू में घट रहा है, 48 से घट करके 46 हुआ, फिर 41 हुआ और फिर क्या हो गया, बढ़ना शुरू कर दिया। यानी आपतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतन कोण का मान जब बढ़ता है तो विचलन कोण का मान पहले कम होता है और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपेरिमेंट करके जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है बेटा, ये हो गया I,
और ये हो गया विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होता है। यानी कि इस ग्राफ को देखिए, अगर ए है और मान लो कि ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु सी है। जरा देखो, ए से अगर बी के लिए देखोगे तो आपतन कोण के बढ़ने पर आपतन कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर बी से सी देखोगे तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपतन कोण के मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान अगर बढ़ता जाता है तो विचलन कोण पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। और दो दशाओं में, सुनिए ध्यान से, एक न्यूनतम हमको कोण मिलता है, इसे कहते हैं आई मिनिमम। आई मिनिमम यानी कि आपतन कोण का मान सबसे छोटा क्या होना चाहिए। अगर मान लो कि आई मिनिमम है, ये क्या करेंगे, आप आपतन कोण का मान आई मिनिमम है, यदि आपतन कोण का मान आई मिनिमम से कम होगा तो हमको विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का मीनिंग ये रहा कि मान लीजिए कि अगर आप बना रहे हो, फिगर को बना रहे हो, ठीक ना, अभी आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, मान लीजिए ऐसे विचलन कोण को, ये हम लोग का क्या है बेटा, ये हम लोग का आपतन कोण है। यानी कि किसी भी आपतन कोण के लिए, किसी भी आपतन कोण के लिए विचलन कोण नहीं प्राप्त होगा। आई का मान बहुत छोटा हो जाएगा, आई का मान बहुत छोटा हो जाएगा तो विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा इसको समझिए, क्यों नहीं होगा। आई का मान बहुत छोटा हो जाएगा तो विचलन कोण प्राप्त होगा ही नहीं। इसका रीजन देखिए क्यों नहीं होता है। मान लो कि ए है, बी है और ये सी है। ध्यान दे बेटा, मान लो कि प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये कौन सा कोण हम लोग का, आपतन कोण, और यहां जाके टकराया और फिर यहां से क्या हो गया, निर्गतन कोण मिला। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, ये वाला कोण क्या है आपका, R1 है, और ये वाला कोण क्या है आपका, R2 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिद्ध किया था अभी आपको कि R1 प्लस R2 का मान क्या होता है, नियत होता है। और जब नियत होगा तो R1 और R2 में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। देखिए, अगर I का मान अगर घटेगा तो R1 का मान भी घटेगा, और R1 का मान घटेगा तो R2 का मान बढ़ेगा, और R2 का मान बढ़ते बढ़ते, अगर R2 का मान बढ़ते बढ़ते मान लो कि क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, क्रांतिक कोण के अगर ये बराबर हो गया ना, अगर ये क्रांतिक कोण से बड़ा या क्रांतिक कोण से मान लो कि बड़ा हो जाए, क्रांतिक कोण से अगर ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि देखो अगर आपतन कोण के मान को देखो, अगर आई का मान छोटा होगा तो R1 भी छोटा होगा और R2 बड़ा होगा, और अगर आई का मान धीरे धीरे कम करते जाओगे तो R2 का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और हम जानते हैं कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 अंश होता है। यदि मान लीजिए कि R2 का मान 42 अंश से ज्यादा हो गया, 42 अंश से ज्यादा हो गया, तब तो इस बिंदु पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, हमको निर्गत किरण प्राप्त ही नहीं होगी। और निर्गत किरण जब प्राप्त नहीं होगी, प्रकाश की किरण यहां से टकरा करके इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इसका मतलब कि आई का मान बहुत छोटा नहीं रख सकते हैं। अगर आई का मान छोटा करोगे तो R1 भी छोटा होगा, R1 छोटा होगा तो R2 बढ़ेगा, और R2 का मान बढ़ते बढ़ते अगर इसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो यहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अर्थात हमको इमर्जेंट रे नहीं प्राप्त होगी, निर्गत किरण नहीं प्राप्त होगी। और जब निर्गत किरण नहीं प्राप्त होगी तो विचलन कोण भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आई का जो मान है, विचलन कोण प्राप्त होने के लिए आई का एक न्यूनतम मान रखा जाता है, ना। अगर मान लो कि आई का न्यूनतम मान, यदि आई का मिनिमम वैल्यू मान लो कि 30 अंश है, मान लीजिए, तो अगर आई का मिनिमम वैल्यू, ये मान लेते हैं कि आई मिनिमम है, अगर आई का मिनिमम वैल्यू 30 अंश दे दिया, और यदि आपतन कोण का मान अगर आपने 30 अंश से छोटा रख दिया, 30 अंश से छोटा रख दिया, तो R2 का जो मान होगा बेटा, वह R2 का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा और निर्गत किरण आपको प्राप्त नहीं होगी, और उससे करस्पॉन्डिंग हमको विचलन कोण नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि एक प्रिज्म के लिए आई मिनिमम का मान क्या होना चाहिए, यानी विचलन कोण प्राप्त हो, विचलन कोण प्राप्त होने के लिए
विचरण कोण प्राप्त होने के लिए आई का कम से कम कितना मान होना चाहिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना बेटा। आई मिनिमम, एक और खास बता दें कि जब आई मिनिमम होता है, आई मिनिमम होगा, जब आई मिनिमम हो जाएगा बेटा, तो वहां विचरण कोण अपने मैक्सिमम वैल्यू पर क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। और एक बढ़िया क्वेश्चन भी आपको दिया था एग्जाम में, एक क्वेश्चन दिया था, देखो अब इसको हल करेंगे। एक प्रिज्म दिया था बेटा, एक प्रिज्म है ए बी सी, और प्रिज्म का एक पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था करनी में 7/3, और इस कोण का मान दिया है कितना? 60 अंश। इस कोण का मान दिया था 60 अंश। पूछा था कि फाइंड, दो चीज पूछा था, फाइंड आई मिनिमम, आई मिनिमम माने आपतन कोण का मान कम से कम कितना रखा जाए कि विचरण कोण हमें प्राप्त हो जाए, और पूछा था कि डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम विचरण कोण कितना प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी सॉल्व कराएंगे। पहले एक फार्मूला का डेरिवेशन करें कि आई मिनिमम कितना होना चाहिए, आई मिनिमम कितना होना चाहिए। एक और चीज बड़ा बढ़िया रोमांचक चीज इसमें है, एक रोमांचक ग्राफ में देखो क्या बढ़िया चीज दिया है। ग्राफ को अगर देखोगे बेटा, ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ को जरा देखिए, ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे, देखो इस ग्राफ को अगर देखोगे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आपतन कोण I1 और यहां पर कोण आपतन कोण I2, और यहां विचरण कोण एक ही प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी बात यह है कि अलग अलग आपतन कोण के लिए विचरण कोण का मान एक ही प्राप्त क्यों होता है? यानी कि दो आपतन कोण के लिए, अलग अलग आपतन कोण के लिए, दो अलग अलग आपतन कोण के लिए हमको एक ही विचरण कोण प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? लेकिन हमें न्यूनतम विचरण कोण केवल एक ही प्राप्त होगा। बता दें क्यों ऐसा होता है, पर इसको समझते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ये रहा आपका कि जो ग्राफ बनता है, तो ग्राफ में ये समझना है कि I1 अलग है और यहां पर I2 अलग है। अलग अलग आपतन कोण के लिए एक ही विचरण कोण क्यों प्राप्त होता है? जैसे मान लो यहां I1 का मान है बेटा, मान लो कि 32 अंश, और यहां I2 का मान मान लेते हैं कि 62 अंश। ये आपतन कोण का मान अलग अलग है, लेकिन विचरण कोण मान लेते हैं कि 46 हो रहा है। तो अलग अलग आपतन कोण के लिए, अलग अलग दो आपतन कोण के लिए एक ही विचरण कोण क्यों प्राप्त होता है? इसका व्याख्या जाने। दो अलग अलग आपतन कोण के लिए एक ही विचरण कोण क्यों प्राप्त हो जाता है? इसकी व्याख्या बड़ा सरल है, इसकी व्याख्या बहुत सरल है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर इसकी व्याख्या मैं करना चाहूं तो इसकी जरा व्याख्या देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। ए है, बी है और सी है, प्रिज्म हो गया। और यदि मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, देखिए तो मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण यहां से जा रही है। इसकी व्याख्या देखना क्यों ऐसा हो रहा है। ये आई है और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया, विचलन होगा। फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक आप अभिलंब खींचिए, बिंदु यहाँ पर भी अभिलंब खींचिए और यहाँ से आपका आ जाएगा। ये कौन सा बेटा होगा? ये आपका हो जाएगा निर्गतन कोण ई होगा। और नाम देते हैं, अगर P है इसका नाम, अगर Q है इसका नाम, अगर R है इसका नाम यस है। तीनों का नाम बता चुका हूं। PQ का नाम है आपतित किरण, QR का नाम है अपवर्तित किरण, और RS का नाम है निर्गतन किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। और परिभाषा क्या पढ़े हो कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच में जो कोण बनेगा वह कहलाएगा विचलन कोण। ठीक है, मैंने बताया कि अलग अलग आपतन कोण के लिए एक ही विचरण कोण क्यों प्राप्त हो जाता है। बड़ा सरल जवाब है इसका। मान लो बेटा ये आई, देखो ये आई अलग है और ये क्या है, ई अलग है। मान लो इस तरह देखो, मान लो आई का मान, सपोज मानने के लिए आई का मान मान लेते हैं, आई का मान समझाने के लिए मैं मान लेता हूं, ध्यान दो बेटा। मान लो यहां पर आई का मान है 40 अंश समझने के लिए, और यहां पर ई का मान लीजिए कि 52 अंश है। सपोज दैट आई का मान अलग है और ई का मान अलग है, हमको एक विचरण कोण प्राप्त हुआ है और डेल्टा बराबर मान लिया गया कि डेल्टा बराबर हमको 46 डिग्री प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखना क्या होगा। अब क्या होगा कि जब हम जानते हैं कि प्रकाश में एक नियम होता है उत्क्रमणीयता का नियम,
प्रकाश के अंदर एक उत्क्रमणीयता का नियम पाया जाता है। उत्क्रमणीयता का नियम ये होता है कि ये कौन सी किरण बेटा, ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है बेटा, निर्गत किरण। प्रकाश में उत्क्रमणीयता का नियम पाया जाता है, यानी अगर मैं निर्गत किरण को आपतित बना दूं, अगर मैं यहां पर एक दर्पण रख दूं और यहां पर 90 अंश के कोण पर प्रकाश गिरेगा, तो प्रकाश जिस पथ से आई है उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यानी कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का नियम पाया जाता है, यानी कि जब आई का मान अगर मान लो कि 40 है तो ई का मान क्या है, 42 है, तो ये आपका कितना हो गया, 56 हो गया। अब क्या करोगे, अगर आपतन कोण को, अब अगर आई के मान, जब उल्टा कर दोगे इन दोनों को, अगर आई के मान को 52 डिग्री करोगे तो ई का मान स्वतः क्या हो जाएगा, 40 होगा, और हमारा डेल्टा का मान क्या होगा, 46 अंश रहेगा। प्रकाश में उत्क्रमणीयता का नियम पाया जाता है, और प्रकाश में उत्क्रमणीयता के नियम की वजह से अगर आई और ई के मान को चेंज किया जा सकता है। यानी कि जब आई, चला बेटा देखो, जब ये वाला कोण आपतन कोण बनेगा तो यह स्वतः क्या बन जाएगा, निर्गत कोण बन जाएगा। प्रकाश में चूंकि उत्क्रमणीयता का नियम पाया जाता है, प्रकाश जिस पथ से जाता है उसी पथ से वापस लौट जाता है। इसलिए आई और ई, है ना, अगर निर्गत कोण माने इस वाले कोण को अगर आई बना लोगे तो ये वाला कोण स्वतः ई आपका बन जाएगा, है ना। इसलिए दो अलग अलग आपतन कोण के दो अलग अलग मान के लिए हमको एक ही विचरण कोण प्राप्त होता है। इसका आंसर है क्योंकि प्रकाश उत्क्रमणीयता नियम पाया जाता है, या प्रकाश उत्क्रमणीयता नियम का पालन करता है। प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस भी लौटेगा, एकदम सेम टू सेम ट्रैक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन ये रहा, इस ग्राफ को समझे बढ़िया से। आई है और ये हम लोग का विचलन कोण है, और इसको समझते हैं बेटा, ये क्या है, ये है हम लोग का आई मिनिमम। क्या है बेटा, आई मिनिमम, और ये कहलाएगा आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कन्फर्म में कितना होता है, 90 अंश। आई मैक्सिमम कन्फर्म होता है, कितना होता है, 90 अंश होता है। मैंने कि आपतन कोण का मान अधिक से अधिक क्या रख सकते हो, 90 अंश रख सकते हो। विचरण कोण प्राप्त होने के लिए आई का अधिकतम मान 90 अंश, लेकिन विचरण कोण प्राप्त होने के लिए आई का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। एक और खास बात देख लो, जब आई न्यूनतम होता है तो विचलन कोण क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यही हम पढ़ने जा रहे हैं, जब भी आपतन कोण न्यूनतम हो। एक और खास बात, यदि आई का मान छोटा हो जाएगा आई मिनिमम से, तो हमको विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि आपतन कोण का मान आई मिनिमम से छोटा हो गया तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, निर्गत किरण नहीं प्राप्त होगी, अब विचरण कोण हमको नहीं प्राप्त होगा। तो विचरण कोण तभी मिलेगा जब आपतन कोण का मान कम से कम आई मिनिमम के बराबर होना चाहिए। यदि आपतन कोण का मान आई मिनिमम से कम होगा तो हमको विचरण कोण प्राप्त नहीं होगा। तो आई मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई मिनिमम के लिए मिलने वाला विचरण कोण का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो चलिए आई मिनिमम का कैलकुलेशन कर दे कि विचरण कोण का अधिकतम मान निकालने के लिए हमको आई मिनिमम की जरूरत पड़ेगी। तो एक फार्मूला बना लेते हैं, देखते हैं आई मिनिमम निकालने का एक अच्छा फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ए है, बी है और ये सी है। चलिए, ये अविलंब हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ठीक ना। ये मान लेते हैं बेटा कौन सा कोण है, आई है, ओके। और यहां से क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन होगा, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये वाला कोण मान लेता हूं कि ये वाला जो कोण है, ठीक बेटा, इस वाले कोण को मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण आपका क्रांतिक कोण के बराबर है, सी। यहां सी क्या है, यहां सी क्रांतिक कोण है, यहां सी क्या है, क्रांतिक कोण है बेटा, सी क्या है, क्रांतिक कोण है। और अगर यह वाला कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो जानते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, यानी कि ये आपकी चली जाएगी।
ठीक ना। और इस दशा में, सुनो बच्चा, इस दशा में मिलने वाला जो कौन सा कोण, इस दशा में मिलने वाला जो विचलन कोण होगा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये डेल्टा आपका हो गया। चलिए ये हो गया ई, और ये मान लेते हैं कितना हो गया बेटा, R1 हो गया। अगर ये पहले तो एक फार्मूला भी पढ़ाया गया है, अभी शुरू में पढ़ा दिया था मैं कि आपका R1 और प्लस R2 बराबर क्या होता है, A होता है। ठीक है बेटा, शुरू में पढ़ा दिया था, मैं प्रूफ किया हूं, R1 प्लस R2 का मान A होता है। ये हो जाएगा R1 और R2 का मान तो क्रांति कोण के बराबर है C, तो C बराबर क्या हो जाएगा A, तो यहां से R1 बराबर हो जाएगा A माइनस C। एक बहुत रोमांचक फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं कि विचलन कोण प्राप्त होने के लिए आपतन कोण का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, और जब I मिनिमम होगा तो विचलन कोण मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो R1 बराबर A माइनस के C हो जाएगा। लगाओ बेटा, स्नेल का नियम लगा, यहां पर स्नेल का नियम लगा दीजिए इस बिंदु पर। पहले बिंदु, मान लो बिंदु 1 है, इस बिंदु पर स्नेल का नियम लगा दीजिए। और स्नेल साहब ने क्या कहा है कि साइन I, और ये हो जाएगा बेटा साइन के R1 बड़ा, प्रकाश जा रहा है हवा से कांच में, यानी ये हो जाएगा ANG। तो ये हो जाएगा साइन के I, और नीचे हो जाएगा बेटा साइन के R1, और ANG को हम क्या मान लेते हैं, n। ANG मैंने हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को मैं स्मॉल n से डिनोट करूंगा। चलिए R1 का मान कितना हो, यहां से R1 बराबर A माइनस के C है, रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले। तो ये हो जाएगा साइन I बराबर n, और ये हो जाएगा साइन के R1, और ये हो जाएगा बेटा साइन I बराबर n, और ये हो जाएगा साइन के R1, और R1 का मान है A माइनस के C हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा चीज। एक और बता दें जरा, इस बिंदु पर लगा स्नेल का नियम, यहां पर बेटा इस बिंदु पर लगाते हैं स्नेल का नियम, क्योंकि यहां भी तो अपवर्तन हो रहा है। अगर इस बिंदु पर मैं लगाऊं स्नेल का नियम, तो प्रकाश जा रहा है कांच से, कहां जा रहा है, हवा में जा रहा है। अब मैं इस बिंदु पर लगा रहा हूं स्नेल का नियम, तो क्या हो जाएगा, साइन के I मैंने आपतन कोण, ये आपका C है, और नीचे हो जाएगा साइन के कितना हो जाएगा 90 अंश, और प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है, यानी हो जाएगा GNA, यानी उसको कहते हैं 1/ANG। पढ़ाया गया फार्मूला आप लोग को। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन C हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 1/n हो जाएगा, 1/n। तो साइन C बराबर हो जाएगा 1/n हो जाएगा। और लगाओ फार्मूला यहाँ पर, हो जाएगा साइन I बराबर n, और फार्मूला बोलो बेटा साइन A माइनस B का, साइन A माइनस C का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन के A और कॉस के C माइनस कॉस के A, और ये हो जाएगा बेटा साइन के C हो जाएगा। अब बस बहुत एक अच्छा फार्मूला बनने वाला है। I, साइन I बराबर हो जाएगा n, और ये हो जाएगा साइन के A, और साइन C को मैं लिख सकता हूँ बेटा, साइन C को लिख सकता हूँ 1 माइनस के, सॉरी कास C को लिख सकता हूँ, कास C को लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर C, और यहाँ हो जाएगा माइनस के कॉस A, और ये हो जाएगा बेटा साइन C। एकदम करेक्ट वैल्यू, बहुत एक अच्छा फार्मूला बनेगा, बहुत एक अच्छा फार्मूला बनेगा। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, इसको जल्दी से कर लीजिए बेटा, इसको उतार लीजिए। बहुत अच्छा फार्मूला बनने वाला है, जिस फार्मूले से हम अच्छे न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। I मिनिमम, यानी कि हमको विचलन कोण प्राप्त होने के लिए I का एक न्यूनतम मान होना चाहिए। अगर I बहुत छोटा हो जाएगा तो विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो I का कम से कम कितना मान होना चाहिए कि हमको विचलन कोण प्राप्त हो, और I के न्यूनतम मान पर जो विचलन कोण प्राप्त होगा वो मैक्सिमम होता है, उतार लो बेटा यहां तक, जल्दी ध्यान दीजिए, ठीक ना। साइन I बराबर n, ब्रैकेट में साइन A अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर C माइनस कॉस A इंटू साइन C। कितने बेटा, यहां देखो साइन C बराबर 1/n, साइन C बराबर 1/n में रखूंगा, 1/n रखूंगा। अब चलिए, कितना सुंदर सा एक फार्मूला बना है, उस फार्मूले को डिफाइन कर, अगर क्या मिला बेटा कि साइन के I
बराबर n और ब्रैकेट में क्या था बेटा बता दो, साइन क्या था, साइन a और अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर c और माइनस क्या था बेटा कॉस a और इधर था आपका साइन c। बट आपने प्रूव किया है कि साइन c बराबर क्या होता है 1/n होता है, 1/n रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा साइन के i बराबर n और ये हो जाएगा साइन के a और अंडर रूट 1 माइनस साइन c बराबर 1/n है बेटा, रख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस के क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 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 माइनस, अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस a और साइन c बराबर 1/n हो जाएगा। सॉल्व कर दो, बहुत सुंदर से एक फार्मूला बनने वाला है n, ठीक ना, और ये हो जाएगा साइन a, एलसीएम लो बेटा एलसीएम, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा n, रूट से बाहर आ जाएगा n, और यहाँ हो जाएगा माइनस के कॉस a और बाई क्या हो जाएगा n, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा कि साइन के i बराबर n से n कैंसिल हो गया बेटा, ये हो जाएगा साइन a और अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के कॉस a, यानी कि I मिनिमम बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन a और अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के कॉस a। एक और बात ध्यान रखिए बेटा, यदि आपतन कोण का मान इस I मिनिमम से छोटा होगा तो विचरण कोण प्राप्त नहीं होगा। विचरण कोण प्राप्त होने के लिए आपतन कोण का मान कम से कम इतना होना चाहिए। मैंने एक इंटरेस्टिंग बात क्या रखोगे, इंटरेस्टिंग बात, यदि I का मान छोटा हो जाए I मिनिमम से तो विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा, विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, I का मान, ये I का कम से कम इतना मान होना चाहिए। एक और खास बात, एक और अच्छी बात, यदि I अपने न्यूनतम मान पर पहुंचेगा तो लैम्डा अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, एक इंजीनियरिंग का, एक जेई का क्वेश्चन देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। और ये फार्मूला आपको याद है तो आप एक IIT का अच्छा क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो चलिए एक IIT क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, चलिए एक IIT क्वेश्चन देखो क्या पूछा था आपसे, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन दिया था कि ये ABC, यह जेई का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ABC एक प्रिज्म है और इसका ये वाला कोण दिया है कितना बेटा 60 अंश दिया है, प्रिज्म कोण 60 अंश, और प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 7/3। क्या पूछा है, फाइंड, बेटा फाइंड मान प्राप्त कीजिए, क्या पूछ रहा है, I मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। अधिकतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और न्यूनतम आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक ध्यान ये रखना है बेटा कि जब भी I अपने न्यूनतम मान पर पहुंचेगा उस अवस्था में डेल्टा अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचता है। और ये भी ध्यान रखना, जब I का मान जब 90 अंश होता है तो भी हमारा डेल्टा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। इज इट क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लिया जा, बढ़िया से समझते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, पूरे वक्त सुन लो क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, एक प्रिज्म है ABC और इसका कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 7/3 दिया है। क्या पूछा है, फाइंड I मिनिमम, कम से कम आपतन कोण का मान कितना रखा जाए कि हमको विचरण कोण प्राप्त हो, और डेल्टा मैक्सिमम का मान ज्ञात कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके प्लीज इसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 10th के लिए नहीं है,
क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं ये सवाल है, ये जितने भी 12th है, जो जेई नीट के बच्चे होंगे उनके लिए क्वेश्चन है। अगर 10th का बच्चा कोई लगा लेता है तो जीनियस है, अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, बहुत सुंदर सा फार्मूला। क्या पढ़े हो जी? आई मिनिमम बराबर साइन इनवर्स, क्या पढ़े हो? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 साइन ए और माइनस के क्या होता है? कॉस ए। तो बेटा चाहे उधर ले सकते हो इसको, यानी कि साइन आई मिनिमम, साइन आई मिनिमम बराबर n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा बेटा साइन ए और माइनस के कॉस ए। इसमें ए क्या बेटा? इसमें ए क्या है? इसमें ए है प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण आपको दिया है 60 अंश। तो गिवन ए का मान कितना दिया है? 60 अंश, और n का मान भी दिया है अंडर रूट 7/3। रखिए इसमें, तो हो जाएगा साइन आई मिनिमम बराबर अंडर रूट 1 n स्क्वायर। बेटा वर्क कर दो इसको, n स्क्वायर, n का वर्क करो, 7/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा बेटा साइन के 60 अंश और माइनस कास के 60 अंश हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करूँ मैं तो हो जाएगा साइन आई मिनिमम बराबर होगा बेटा, सॉल्व करो इसको, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4/3 यानी कि 2/√3 हो जाएगा बेटा, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और कास 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यानी आपका आ गया 1 माइनस के 1/2 दैट इज 1/2, और आपका आ गया साइन आई मिनिमम, न्यूनतम आपतन कोण का मान 1/2 कितने अंश का मान होता है? साइन के 30 अंश का मान, साइन के 30 अंश का मान। तो आ गया आई मिनिमम बराबर 30 अंश। यानी यदि इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण को आपतित किया जा रहा है, यदि आपतन कोण का मान 30 अंश से छोटा हो जाएगा तो हमको विचरण कोण प्राप्त नहीं होगा। विचरण कोण प्राप्त होने के लिए कम से कम आपतन कोण का मान 30 अंश होना चाहिए, 30 अंश होना चाहिए। 30 अंश से अगर कम रहेगा आपतन कोण तो विचरण कोण प्राप्त नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब क्या पूछा है? लैम्डा मैक्सिमम, अधिकतम विचरण कोण कितना होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। ये हमको फाइंड कर देते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यदि मैं लैम्डा निकाल दूं, अभी शुरू में फॉर्मूला पढ़ाया गया था, विचलन कोण बराबर आई प्लस ई और माइनस के क्या होता है बेटा? ए होता है। तो जब अगर मैं लैम्डा मैक्सिमम रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आई मिनिमम हो जाएगा, आई का मान तो कन्फर्म है कि 90 अंश हो जाएगा, और माइनस के ए हो जाएगा। इसका मान कितना निकला है? 30 अंश, और ई का मान तो कन्फर्म है कि 90 अंश, पढ़े फिगर देखे थे। और ये मान कितना हो जाएगा? 60 अंश, 9 3 12 120 अंश और माइनस के 60 अंश, यानी कि कितना कोण हो गया बेटा? 60 अंश। तो लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। आगे ना, एकदम बेहतरीन सवाल रहा। लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा एक और बात बता दें, एक बढ़िया चीज, जो ग्राफ हम लोग खींच रहे थे, इस दशा को तो ध्यान समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी आपतन कोण का मान, सुनिए ध्यान से, अपने न्यूनतम मान पर पहुंचेगा ना, उस दशा में आई है, और ये क्या बेटा? आपका डेल्टा है। तो पहली बात, उसका फिगर ऐसे बनता है। यदि देखो, और वो एक ही क्यों प्राप्त होता है, उसका भी आंसर मिल जाएगा। एक ही क्यों होता है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि ये ध्यान देना, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। पहली बात, यहां पर क्या खींच दो बेटा? यहां पर अविलंब खींच दीजिए, और यहां भी एक अविलंब खींच दीजिए। ये कौन सा कोण है बेटा? I, और ये कौन सा कोण है बेटा? E है। चलिए, पहली बात कि विचरण कोण न्यूनतम कब होगा? विचरण कोण न्यूनतम कब होगा? डेल्टा का मान मिनिमम तब होता है जब क्यू आर पैरेलल हो जाए, किसके? बीसी के। अगर हमारी अपवर्तित किरण
जब इसके समांतर हो जाएगा तो हमारा विचलन कोण का मान सबसे छोटा प्राप्त होगा। देख लो इस दशा में आई और ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। आई और ई आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जितना आई होगा उतना ही क्या होगा बेटा, ई होगा। और एक और खास बात है, जितना R1 होगा उतना ही क्या हो जाएगा, R2 भी होगा। तो न्यूनतम विचलन देखिए, अगर डेल्टा डेल्टा मिनिमम पर पहुंचेगा तो दो तीन शर्तें होती हैं। पहला कि इसमें I जो होता है वह E के बराबर हो जाता है। दूसरा R1 बराबर क्या होता है, R2 हो जाता है। और तीसरा जो QR है वह समांतर हो जाएगा किसके, BC के। इसमें दो कोण प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि I और E जब बराबर होंगे तो उत्क्रमणीयता का प्रिंसिपल लगाओगे और I और E को इंटरचेंज भी करोगे तो एक ही हमको विचलन कोण प्राप्त होगा। इसलिए जब I और E आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमको दो विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा, एक ही विचलन कोण प्राप्त होगा, और सबसे क्या होगा, छोटा विचलन कोण होता है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी विचलन कोण अपने न्यूनतम मान पर पहुंचता है तो तीन शर्तें लागू हो जाएंगी। I और E आपस में बराबर, R1 बराबर R2 और Q और BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि n बराबर क्या होता है, साइन के a प्लस डेल्टा m बाई 2, और नीचे पढ़ाया गया था साइन के a बाई 2। ये है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, माने प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। अब एक फार्मूला बनाया जाए फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म बहुत ही पतला है बेटा, एकदम पतला प्रिज्म, मान लो कोई प्रिज्म ले रहा हूं मैं, अगर ABC कोई प्रिज्म है, एकदम थिन प्रिज्म है, एकदम पतला सा प्रिज्म अगर लोगे, तो ये बताइए पतले प्रिज्म के लिए फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म आपका A जो होगा वो 0 के आसपास होगा। प्रिज्म को पतला करोगे तो कोण A का मान क्या होगा, 0 के आसपास हो जाएगा। और एक फार्मूला हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 और साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा का मान 0 के आसपास होता है तो हम साइन थीटा को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। कोण बहुत छोटा है तो उस परिस्थिति में साइन थीटा को थीटा माना जाता है। इसके लिए वीडियो पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। सैंडविच रूल पढ़ाया था जब, एल हॉस्पिटल रूल, तो उसमें सिद्ध किया गया था। और भी उसको और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि जब कोण का मान 0 के आसपास होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए तो अब फार्मूला हम बना लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर क्या होता है, साइन के a प्लस डेल्टा m बाई 2, और नीचे हो जाएगा बेटा साइन के a बाई 2। यदि a अप्रोचिंग 0 होगा, a अप्रोचिंग 0 होगा, कोण बहुत छोटा होगा, तो हम जानते हैं कि छोटे कोण के लिए साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो साइन हट जाएगा। तो थिन प्रिज्म के लिए n बराबर साइन हटा दो, हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, और नीचे हो जाएगा बेटा a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा n बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m और बाई a। तिरे गुणा कर दीजिए बेटा, तिरे गुणा कर देंगे, तिरे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बराबर हो जाएगा na, यानी कि डेल्टा m बराबर हो जाएगा na और माइनस के a, यानी कि विचलन कोण बराबर a कॉमन हो जाएगा n माइनस 1। तो विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस फार्मूले के देखने से लग रहा है कि विचलन कोण डिपेंड करता है किस पर, प्रिज्म कोण पर। प्रिज्म कोण ज्यादा होगा तो विचलन कोण ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है अगर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो अल्पतम विचलन कोण का मान भी ज्यादा होता है, अल्पतम विचलन कोण का मान भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ओके, इस पर न्यूमेरिकल लगाया जाए, इस पर न्यूमेरिकल करा दूं, इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल्स करा देता हूं। क्वेश्चन दिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था कि एक प्रिज्म है बेटा, एक प्रिज्म है ABC, कहां रखा गया है, हवा में। एक प्रिज्म को हवा में रखने पर इसका विचलन कोण है मान लीजिए 8 अंश। थिन प्रिज्म है, इस सवाल में दिया गया है कि थिन प्रिज्म है, क्या बेटा, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म, प्रिज्म सही वर्ड है।
तो एक पतले प्रिज्म के लिए, एक पतले प्रिज्म को जो हवा में रखा जाता है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण 8 अंश है। यदि इसी को पानी में रख दिया जाए, उसी प्रिज्म को बेटा अगर इसको पानी में रख दिया जाए, यदि इसी प्रिज्म को पानी में डाल दिया जाए बेटा, इस प्रिज्म को पानी में डाल दिया जाए तो पूछा गया है कि इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पतले प्रिज्म को हवा में रखने पर उसका न्यूनतम विचलन कोण 8 अंश है। यदि इसी प्रिज्म को पानी में डुबो दिया जाए तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा। गिवन दिया गया है, गिवन दिया गया है पहला क्या, ए एन डब्ल्यू का मान 4/3। ए एन डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, माने हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। और दूसरा दिया बेटा ए एन जी, माने प्रिज्म जिस कांच का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। अगर समझ में क्वेश्चन क्लियर? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हवा में अगर रखा जाए, अभी एक फार्मूला क्या बनाया हो, फार्मूला है कि विचलन कोण, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर क्या होता है, ए अकोष्ठ में n-1। पहली बात देखो, अगर प्रिज्म हवा में रखोगे तो प्रकाश हवा से कहां जाएगा, कांच में जाएगा। प्रकाश हवा से कहां जा रहा है, कांच में जा रहा है। तो यन के जगह पर रखोगे बेटा, यन के जगह पर रखोगे ए, और यहां पर हो जाएगा ANG-1। और विचलन कोण का मान दिया है 8 अंश, तो ये हो जाएगा 8 अंश। और ये कोण तो नहीं पता है, ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कांच का 3/2, ये हो जाएगा 3/2 और -1, यानी ये हो जाएगा 8 अंश, ये हो जाएगा A इंटू 1/2, मान ए का मान कितना हो गया बेटा, 16 अंश। प्रिज्म कोण कितना हो गया, 16 अंश का मान निकल गया। अब इसी को पानी में डाला गया है, अगर इस प्रिज्म को पानी में डाल दिया जाए तो पूछा है इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा। चलिए, अगर प्रकाश को, प्रिज्म को पानी में डालोगे तो प्रकाश पानी से कहां जाएगा, कांच में जाएगा। बोलो बेटा, तो इस फार्मूले में यन के जगह पर रखना पड़ेगा WNG। तो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा M, न्यूनतम विचलन हो जाएगा A, और फार्मूला होता है n-1। तो हो जाएगा आपका डेल्टा M बराबर A, और यहां पर रखना होगा बेटा WNG और -1। चलिए आंसर आ गया। A का मान तो निकल गया है, A का मान 16 अंश, तो A का मान रख दीजिए 16 अंश। और यदि प्रकाश का अपवर्तन वाला वीडियो मेरे देखे होंगे तो उसमें मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया हूँ, फर्स्ट लेक्चर देखना ना, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें पढ़ाया गया है। WNG का फार्मूला निकालने का ट्रिक बताया गया था, पूरा प्रूफ किया हूँ फार्मूले को। WNG याद करो, देखो ट्रिक किसका है, जो माध्यम बाद में होता हवा के सापेक्ष अंश बन जाएगा। तो WNG का फार्मूला होता है ANG बटा क्या होता है, ANW। इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा वीडियो क्लिप करके। तो WNG बराबर क्या होगा बेटा, ANG, और नीचे हो जाएगा ANW और -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 16 अंश। और ANG कितना है, ANG का मान है 3/2, और ये कितना है 4/3 और -1, यानी कि 16 अंश। ठीक है बेटा, 16 अंश इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा, 9/8 -1, 1/8 हो जाएगा, पूरा 1/8, यानी कितना हो जाएगा 2 डिग्री। कितना हो जाएगा, 2 डिग्री का मान आपको आ जाएगा। कैसे समझे, देखो अरे इसको हल को 9 पर जाएगा, 9/8 -1 मान 1/8, 8 दूना का 16, 2 डिग्री। यानी पानी में रख दोगे तो इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, 2 डिग्री का आपका हो जाएगा। ठीक है, एक दमदार क्वेश्चन ये रहा आपका, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का कोण हम लोग डिफाइन कर लिए। चलिए एक और टॉपिक पर प्रिज्म खत्म कर देते हैं। प्रिज्म करते हैं उसके बाद लेंस पढ़ना, हम लोग को लेंस को एकदम डिटेल में पढ़ना है, लेंस के बारे में है। तो आगे कवर कर लेते हैं हम लोग। इसमें एक वर्ड आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण, क्रोमैटिक डिस्पर्शन, क्रोमैटिक डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, क्रोमैटिक डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण, सब बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं इसको, कि जब भी कोई प्रिज्म है बेटा, बहुत खूबसूरत सा चीज है, जब कोई प्रिज्म है और यदि इस प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे
जब भी प्रिज्म पर सूर्य से प्राप्त अगर श्वेत प्रकाश को डाला जाए, व्हाइट लाइट को अगर डालते हैं, प्रिज्म पर यदि श्वेत प्रकाश को आपतित किया जाए तो यह 7 विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, 7 कलर में टूट जाएगा। यह 7 रंगों में क्या होगा बेटा, टूट जाएगा, 7 रंगों में टूटेगा। सबसे नीचे, सॉरी नहीं आ पाया, सबसे नीचे आपका आएगा बैगनी, बैगनी, और सबसे ऊपर जो होता है बेटा वो होता है रेड, रेड, है ना। 7 बीच में सारे रंग रहेंगे, सारे रंग रहते हैं बेटा, सारे रंग आपके रहेंगे। कोशिश किया जाए थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए। ये रहा नीचे सबसे बैगनी रंग, सबसे नीचे बैगनी, सबसे नीचे बैगनी, और सबसे ऊपर कौन होता है बेटा, लाल रंग का होता है। सबसे बीच क्या होता है, लाल रंग का होता है, और बीच में आपका 7 रंग होते हैं। बीच में कौन से 7 रंग आपके पाए जाते हैं। पर 1 2 3 4 5 6 और सारे से 1 2 3 4 5 6 7 7 रंग पाए जाते हैं। और 7 रंग क्रम क्या होता है, विवग्योर, क्या होता है, विवग्योर, बैनिया पीनाला, बै नी आ ह पी ना ला। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, और 7 रंगों में जो विभक्त होने की जो घटना है बेटा, इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या बात है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से डाला जाता है तो 7 रंगों में विभक्त क्यों हो जाता है, इसकी व्याख्या हम लोग को पढ़ना है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, जब भी प्रिज्म पर, जब भी सूर्य से श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पर डाला जाता है तो यह 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। सबसे नीचे बैगनी रंग, और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल रंग, और उसके बीच में 7 रंग होंगे, मैंने बैनिया पीनाला। सबसे नीचे कौन होगा बेटा, सबसे नीचे बैगनी, मैंने 7 रंग जो मिलेंगे इस क्रम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे मिलेगा बेटा वैलेट, उसके ऊपर आपका इंडिगो, उसके ऊपर आपका मिलेगा ब्लू, फिर मिलेगा आपको ग्रीन, फिर आपका येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग आपको प्राप्त होते हैं। और यह घटना आप लोग देखे होंगे बेटा रेनबो में, किसमें, रेनबो में, इंद्रधनुष में 7 रंग आपको दिखाई देता होगा। रेनबो को ध्यान से देखना, रेनबो में 7 रंग आपको दिखाई देगा। सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर क्या होगा, लाल रंग दिखाई देगा। तो समझ जाना कि वो प्राइमरी रेनबो है। रेनबो 2 तरह का होते हैं, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो जो प्राप्त होता है बेटा, प्राइमरी रेनबो जो प्राप्त होगा ऐसे दिखाई देगा वो, है ना, इस तरह से 7 रंग दिखाई देते हैं, एक ना 7 रंग आपको दिखाई देते हैं ना। अच्छा, वो रेनबो वो धनुष के रूप में क्यों दिखाई देता है, उसके रीजन है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सबसे नीचे कौन है बेटा, सबसे नीचे कौन सा कलर, बैगनी होता है। उसके ऊपर कौन सा होता है, बैगनी, उसके बाद इंडिगो होगा, इंडिगो के ऊपर कौन होता है आपका, ब्लू होता है, ब्लू के ऊपर कौन होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन के ऊपर कौन होता है, येलो होगा, ऑरेंज होगा, और सबसे ऊपर कौन सा होगा बेटा, रेड हो जाता है। ऐसा क्यों, ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है, सबसे ज्यादा जो झुकता है वो बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग का जो आपका जो डेफिएशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, माने बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे मैक्सिमम होता है। चलिए पहले परिभाषा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है बेटा, वर्ण विक्षेपण क्या है, जब भी सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो यह 7 विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यह जो घटना होती है यह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ऐसा क्यों होता है, वर्ण विक्षेपण का रीजन जानते हैं, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, आखिर क्या है कि 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसको न्यूटन ने प्रूफ किया था, इसकी पूरी व्याख्या न्यूटन साहब ने किया है। तो इसको देखते हैं, इस घटना को समझा जाए क्यों होता है, माने व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करते हैं वर्ण विक्षेपण की व्याख्या। वर्ण विक्षेपण की व्याख्या, ठीक है बेटा। वर्ण विक्षेपण को समझाया जा सकता है आसानी से, क्यों ऐसा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा।
क्यों 7 रंगों में टूट जाता है, इस घटना को समझा जाए तो मान लीजिए श्वेत प्रकाश है बेटा, इसमें हम खाली 2 रंग को दिखा रहे हैं, मार्जिनल कलर को, सबसे 2 रंग को, सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले दिखाएंगे। तो सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन होता है बेटा, लाल रंग होता है। ये आपका बैगनी और सबसे ऊपर रेड रंग का होता है। फिर यहाँ भी पीछे होगा, ऐसे निकल जाएगी और ये आपका ऐसे निकल जाएगी। कौन सा है बेटा, बैगनी कलर है, सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल रंग होता है। अगर मैं इस किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, यदि मैं आपतित किरणों को बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, आपतित किरणों को आगे बढ़ा दूं, तो ये वाला कहलाएगा डेल्टा आर, माने लाल रंग का विचलन कोण, और ये वाला कहलाएगा बेटा डेल्टा भी, माने बैगनी रंग का विचलन कोण। अब देखो चित्र में देख लो, बैगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग से ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, इस बात को समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए फार्मूले समझ लेते हैं। अभी आपने पढ़ा एक फार्मूला अभी हाल ही में कि डेल्टा यम बराबर ए कोष्ठ में n-1, यानी कि जो विचलन कोण होता है वो बेटा n पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। विचलन कोण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब बता दे 7 जो रंग होते हैं, 7 रंगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। कैसे, क्यों अलग होता है, इसका रीजंस बता दो, थोड़ा गहराई में चलेंगे तो आप जानते होंगे कि जो विबग्योर होता है, ठीक है बेटा, जो विबग्योर होगा उसमें सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वह होती है मान लीजिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है आपको पता है 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और बैगनी की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तरंगदैर्घ्य समझते हो ना बेटा, तरंगदैर्घ्य का मतलब ये होता है बेटा, ये प्रकाश जब चलता है, ये देखो यही तो तरंगदैर्घ्य है, ये तरंगदैर्घ्य है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है। मैं देखो बेटा, लाल रंग तरंगदैर्घ्य ऐसे चलेगा, इस तरह कैसे चलेगा ना, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, बहुत बड़ा होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बड़ा। माने अगर मान लो कोई दौड़ रहा है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, तो एक दौड़ रहा है उसके स्टेप छोटे छोटे है, छोटे छोटे स्टेप है, और एक एकदम बड़ा बड़ा स्टेप में दौड़ रहा है। इसका मतलब कि तभी तेज दौड़ेगा ना, बड़ा स्टेप, इसका लेमडा बहुत बड़ा है, एक स्टेप सेकंड स्टेप बहुत बड़ा बड़ा है। यानी होता नियम ये है कि निर्वात में तो 7 रंगों की स्पीड एक ही होती है। निर्वात में जितने भी रंग होते हैं 7 रंगों की रफ्तार बेटा सेम होगी, लेकिन जो ही माध्यम में आएंगे तो माध्यम में आने पर सबकी स्पीड बदल जाती है, सबकी स्पीड बदल जाती है। अब बता दे, किसी माध्यम में सबसे तेज चलता है वह लाल रंग। किसी माध्यम में सबसे तेज कौन चलेगा, लाल रंग, क्योंकि फार्मूला होता है v बराबर क्या हो जाएगा, n लेमडा, v लेमडा पर डिपेंड करेगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। यानी कि जो ही प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा सबकी रफ्तार बदल जाएगी, सबकी चाल अलग हो जाएगी। सबसे तेज दौड़ता है कौन, देखिए सूर्योदय जब होगा तो सबसे पहले लाल दिखाई देगा। रीजन क्या होता है, सूर्योदय जब होता है तो वहां से 7 रंग चलती हैं, लेकिन सबसे, चूंकि निर्वात में सबसे सेम रहेंगी, लेकिन हवा में जब आएंगी तो स्पीड में अंतर आ जाएगा। लाल रंग चूंकि माध्यम में सबसे तेज दौड़ता है, लाल रंग चूंकि माध्यम में सबसे तेज दौड़ेगा, इससे सूर्योदय होगा तो सबसे पहले लाल रंग की प्रकाश आपकी आंखों में जाएगी, तो सूर्य सबसे क्या होगा, सूर्योदय सबसे पहले होगा तो लाल रंग का दिखाई देता है। उसका और भी रीजन होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये भी एक रीजन होता है कि सूर्योदय होगा तो लाल दिखने में, क्योंकि लाल रंग किसी माध्यम में सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ेगा। इसे कहा जाता है कि खतरा का सिग्नल होता है, डेंजरस सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, चाहे वो दूर से ही दिखाई दे। किसी माध्यम में सबसे तेज जो दौड़ेगा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वह किसकी होती है, रेड कलर की होती है, इसलिए कि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ जब सबसे ज्यादा होगी तो स्पीड सबसे अधिक होती है, तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब आ जाइए, कंसेप्ट समझा देते हैं बढ़िया से। तो चलिए, v बराबर n लेमडा, v डिपेंड करेंगे लेमडा से, यानी कि v लाल रंग की रफ्तार किसे, बैगनी रंग से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सबसे तेज किसी माध्यम में सबसे तेज कौन दौड़ेगा, लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज दौड़ता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक फार्मूला पढ़ाया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर c/v।
C/V, इसका मतलब कि n और v में तो उल्टा संबंध है यार। जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा। इसका मतलब अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो n लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो कम होगा किसके? बैगनी रंग के अपवर्तनांक से, यानी कि बैगनी रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। अब आइए तीसरे स्थान पर। अभी आप जानते हो कि डेल्टा बराबर a(n-1) होता है और डेल्टा अनुक्रमानुपाती होता है n के। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका विचलन कोण भी ज्यादा होगा। चूंकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो, बैगनी रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाल रंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। अब देखो बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका विचलन कोण भी ज्यादा होता है। इसलिए डेल्टा बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है किससे? लाल रंग के विचलन कोण से। अब एकदम समझ में आ जाएगा कि जब इस सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाला जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त क्यों हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त क्यों हो जाता है? इसकी व्याख्या देखिए। चूंकि निर्वात में सभी रंग के प्रकाश की चाल एक ही होती है, लेकिन माध्यम में सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। जो ही माध्यम आएगा, जो ही प्रकाश की किरण कांच प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा, सबकी चाल बदल जाएगी। और जब सबकी चाल बदलेगी बेटा, जब सबका स्पीड अलग अलग होगा तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो सबका विचलन कोण भी अलग अलग होगा। यानी कि सारे कलर अलग अलग कोण से विचलित होंगे। अगर मान लो कि दो रंग, अगर मान लो ऐसे बेटा, मान लो कि दो रंग आपस में चिपके हुए हैं, और अगर दोनों रंग अलग अलग कोण पर झुकेंगे, मान लो कि अगर दोनों कलर एक ही कोण पर झुकते तो अलग नहीं होते, दो रंग आपस में चिपके हुए हैं और दोनों अलग अलग कोण पर झुकेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पीछे एक इंसान खड़ा है ना, और मैं अलग कोण पर झुकूंगा और मेरे पीछे वाला अलग कोण पर झुकेगा, तो हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि सबका विचलन कोण अलग अलग होता है, सबका विचलन कोण, सभी लोग अलग अलग कोण पर झुकेंगे तो सारे कलर एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यानी कहा जाए कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा एक ही माध्यम में, माने किसी माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्योंकि चाल जब अलग अलग होगी तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो सबका विचलन कोण भी अलग अलग होता है। सभी रंग अलग अलग कोण पर विक्षेपित हो जाएंगे, इसलिए सारे रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह वर्ण विक्षेपण की व्याख्या, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या। ओके बेटा, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या हो जाएगा। आगे एक और शॉर्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? डिस्पर्सन यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो देखा जाए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, बहुत छोटा सा टॉपिक एक है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है बेटा? देख लो, अगर मान लो कि ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रकाश डाल दिया, श्वेत प्रकाश। कितने रंगों में बटेगा? 7 रंगों में बटेगा, लेकिन हम 2 रंग लेते हैं, लाल और बैगनी को लेकर चलेंगे केवल। तो ये कौन सा हो गया? बैगनी रंग, और ये हो गया बेटा लाल रंग। ये बैगनी रंग है सबसे नीचे। बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण, बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो बैगनी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? लाल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? और झुकेगा, इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये दोनों अपवर्तित किरणें होंगी, ये दोनों क्या होंगी? माने फैलती हुई जाएंगी। अपवर्तित किरणें फैलती हुई जाएंगी, ध्यान रखना, ये दोनों किरणें फैलती हुई जाएंगी, समांतर नहीं होती, अपवर्तित किरणें होती हैं। अब क्या करिए, ये कौन है? बैगनी कलर। ये है बैगनी रंग की निर्गत किरण, और ये क्या बेटा? लाल रंग की निर्गत किरण। ओके, और यदि मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं बेटा, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? लाल रंग का विचलन कोण, और ये कहलाएगा बैगनी रंग का विचलन कोण होगा। ओके, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते? देखिए, अगर बैगनी रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए और लाल रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए,
क्योंकि दोनों आगे फैल रही हैं। बैगनी रंग के निर्गत किरण और लाल रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए। इन दोनों को अगर पीछे बढ़ा दोगे बेटा, इन दोनों कलर को थोड़ा सा बढ़िया से अंदर से करना, दोनों निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाइए और पीछे बढ़ाने के बाद इनके बीच में जो कोण बनता है वही कोण कहलाता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन कहलाएगा। और देखो एकदम मैथमेटिकली कंफर्म है कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस क्या होगा, डेल्टा आर। माने बैगनी रंग के विचरण कोण में से लाल रंग का विचरण कोण घटा देंगे तो हमको थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्राप्त हो जाएगी। तो ये होगा एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी क्या बेटा, डेल्टा भी है बैगनी रंग का विचलन कोण है और डेल्टा आर जो है वह है लाल रंग का विचलन कोण। लाल रंग का विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिए, थीटा किसे कहते हैं ये दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं इसको, और आगे सॉल्व करें तो थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, बट डेल्टा बराबर ए अकोष्ठ में n-1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रखिए, हो जाएगा थीटा बराबर डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा n-1 और माइनस डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा nr-k1। चलो बेटा ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लीजिए। अगर ए कॉमन ले लेंगे तो nb-1 और माइनस के nr-1 हो जाएगा। तो हो जाएगा थीटा बराबर ए, ब्रैकेट तोड़िए तो nb-1 माइनस के nr और ये हो जाएगा प्लस के 1, इससे ये कैंसिल और आपका थीटा बराबर आ जाएगा ए और ये हो जाएगा nb- के nr। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ ए प्रिज्म। किसी प्रिज्म का कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा, थीटा बराबर ए कोष्ठ में nb- के nr। ओके। डिस्पर्सिव पावर बहुत एकदमदार है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ऐसा क्या महत्व है, थोड़ा देख लिया जाए। डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है। अब अगला टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसको ओमेगा कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर दमदार चीज है। डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब क्या होता है। देखो जो विबग्योर होता है बेटा, विबग्योर, तो विबग्योर में 7 रंग है, बैन यहां पीनाला। इसमें कहा जाता है व्हाट इज द मीन कलर। कौन मीन कलर है, मीन कलर। वीडियो को रोक करके प्लीज आप बताइएगा विबग्योर में मीन कलर कौन है, मीन कलर कौन है, मीन कलर किसे कहते हैं। ठीक है, रोक के आंसर दीजिएगा, कौन इसमें विबग्योर में कौन मीन कलर है। मीन कलर हिंदी में माध्य रंग। और इसमें जो मीन कलर होता है बेटा, वह होता है पीले रंग को, एलो को माना गया है। इसका रीजन क्या है कि अगर लेमडा भी और प्लस लेमडा आर को जोड़कर अगर 2 से भाग करेंगे, यह लगभग लेमडा वाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें मीन कलर जो होता है वह पीले रंग को मीन कलर के नाम से मीन कलर है ना, कलर कहा जाता है, माध्य रंग। अब डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, ध्यान रखना। डिस्पर्सिव पावर किसे कहेंगे, व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा का महत्व क्या है, ये हम लोग समझेंगे। ओमेगा क्या है बेटा, देखिए तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा डेल्टा वाई। ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा वाई। ओके, थीटा क्या है, अभी पढ़े हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तभी थीटा पढ़े हो। तो ओमेगा बराबर थीटा का मान निकाले थे, क्या है तभी बताओ तो कितना आया था, ए, और ब्रैकेट में आया था एन भी और माइनस का क्या होगा बेटा, एन आर, और डेल्टा वाई का मान निकाल दोगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा एन वाई -1। कट कर दो बेटा, और ओमेगा बराबर आ जाएगा एन भी
माइनस एन आर और नीचे हो जाएगा एन वाई माइनस 1। ये है डिस्पर्सिव पावर। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिस्पर्सिव पावर? इतना अजय बता दें, पहली बात कि डिस्पर्सिव जो पावर है, एक दो तीन बातें याद रखिएगा। डिस्पर्सिव पावर हमेशा एक धनात्मक राशि है और ये एक ओमेगा का जो मान होता है एक दिए गए प्रिज्म के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी ये ओमेगा जो है वह प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग प्रिज्म के लिए ओमेगा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग प्रिज्म के लिए ओमेगा का मान अलग अलग होगा। और ओमेगा का महत्व क्या है फिजिक्स में, ये देखा जाए। ओमेगा का महत्व क्या है? ओमेगा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फिजिक्स में? एन भी माइनस के एन बटा एन वाई माइनस के 1। ओमेगा का महत्व देख लेते हैं। ओमेगा का क्या महत्व है? पहली बात बेटा कि जो ओमेगा होता है, अभी फॉर्मूला पढ़े हो कि एन भी माइनस के एन आर और नीचे होता है एन वाई माइनस के 1। ध्यान देखिए, पहली बात कहा जाता है कि जो लेंस होते हैं, आपको याद होगा कि लेंस को अगर कहा जाता है कि जो लेंस होते हैं, लेंस वो भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। लेंस क्या होते हैं बेटा? लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। आपने एक छोटी क्लास में पढ़े होंगे, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, तो लेंस के बारे में तो आपको सिखाया जाएगा कि लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं और हर प्रिज्म के अंदर क्या होगा? एक ओमेगा की क्वालिटी होगी। प्रिज्म के अंदर एक ओमेगा पाया जाएगा। अब जिसके इसके हम लोग की आंख के अंदर भी बेटा, हम लोग के आंख के अंदर भी एक क्या होता है? एक नेचुरल, हम लोग के आंख के अंदर भी एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम लोग के आंख के अंदर भी एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है। अगर देखिए जिस जीव जंतु या जिसके लिए आंख में लगा हुआ जो नेचुरल लेंस है, अगर उसके लिए ओमेगा का मान ज्यादा है, जिसके लिए ओमेगा का मान ज्यादा होता है, वह ज्यादा वह हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम के ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लेगा। हम लोग की आंख बहुत छोटे से क्षेत्र को कवर करती है बेटा। अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, देखिए ये क्या है? गामा। गामा के बाद क्या होता है? एक्सरे। इसके बाद क्या होता है? यूवी। और इसके बाद क्या होता है बेटा? लाइट। इसके बाद क्या होता है? इंफ्रारेड। फिर अब क्या होता है? माइक्रोवेव। और इसके बाद होता है आपका रेडियो वेव। हम लोग की आंख, मनुष्य की आंख इसी रेंज को देखती है, इतना क्षेत्र को देखती है केवल ना। यानी कि 4000 एगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एगस्ट्रॉम को ही देख सकती है। इतना क्षेत्र में ही हम लोग की आंख क्या करती है बेटा? काम करती है। हम लोग की आंख जो है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को देख पाती है। लेकिन अंदाजा लगाइए, यदि कोई ऐसा इंसान है जिसके आंख में जो लेंस लगा है, नेचुरल लेंस, उसके लिए ओमेगा का मान बहुत ज्यादा है। अगर ओमेगा का मान ज्यादा है तो उसका रेंज बढ़ने लगेगा। यानी अगर कोई ऐसा जीव जंतु है जिसके आंख में लगा हुआ जो लेंस है उसके लिए ओमेगा का मान ज्यादा है तो स्पेक्ट्रम बढ़ेगा। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी की आंख के लिए ओमेगा का मान ज्यादा है। मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी प्रकाश के साथ साथ वो यूवी रेजन को भी कवर कर ले। देखिए ये मधुमक्खी की आंख, माने मधुमक्खी की आंख इतने रेंज को देख सकती है। माने मधुमक्खी को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ वो यूवी कलर में भी क्या कर सकती है? देख सकती है। हम यूवी कलर में या इंफ्रारेड में नहीं देख पाएंगे। सोच लो कितना इंटरेस्टिंग है ओमेगा। तो अगर जिसके लिए ओमेगा का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका रेंज ज्यादा होता है। वो ज्यादा रेंज में क्या कर सकता है? उसकी आंख अधिक से अधिक रेडिएशन को कवर कर सकती है। तो जिसके आंख के लिए जो लेंस लगा है, अगर ओमेगा का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसकी आंख जो होगी वह ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखने में यूज कर सकती है। हम देखने में यूज कर सकते हैं, केवल प्रकाश को यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड में हमारी आंख काम नहीं करेगी, यूवी में आंख नहीं काम करेगी। वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द यूवी रे। बस जो आपका हनी बी है, मधुमक्खी की जो आंखें होती हैं
वह यूवी रे में देख सकती है, वह यूवी रे के रेडिएशन से भी मधुमक्खी की आंख किसी वस्तु को देख सकती है ना। इसलिए ज्यादा उसको जो फूल होते हैं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, क्योंकि यूवी कलर में फूल ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, उसमें ज्यादा पैटर्न कलर के दिखाई देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा चीज है। ओमेगा बढ़ने का मतलब जिसके आंख में लगा हुआ लेंस का ओमेगा ज्यादा है, इसका मतलब वह आंख के स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब वो ज्यादा एरिया को माने अधिक से अधिक रेडिएशन, अधिक से अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज कर सकता है देखने के लिए। बेहतरीन चीज है ओमेगा का मान। तो ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओमेगा से ही वैज्ञानिकों ने पता किया कि मनुष्य की जो आंख होती है, ह्यूमन आई बेटा, ह्यूमन जो आई होता है, इसको सबसे माने कौन सा रंग सबसे आंखों को प्यारा लगता है? अपना अपना कमेंट कीजिए, किसको कौन कौन सा रंग प्यारा होता है। साइंस का अलग कंसेप्ट है। साइंस कहता है कि आंखों को सबसे अधिक रंग जो सबसे खूबसूरत लगता है वह है ग्रीनिश येलो। क्या बेटा? ग्रीनिश येलो कलर, यानी कि हरा पीला। हरा पीला माने जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 5550 एंगस्ट्रॉम। ये जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आंखों को सबसे अधिक शूट करती है, सबसे ज्यादा आपको शूट करेगी। मैंने आंखों को सबसे मैंने बढ़िया जो रंग है वो हरा पीला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हॉस्पिटल में बेटा, हॉस्पिटल में हर रंग के पर्दे लगाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए हम लोग की आंख जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्योंकि ग्रीन कलर के लिए ओमेगा, हम लोग का ओमेगा ज़्यादा, ग्रीन कलर के लिए हम लोग की आंख जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वैज्ञानिकों ने जब ग्राफ खींचा हम लोग की आंखों के लिए, तो पाया गया कि 5550 एंगस्ट्रॉम के लिए हम लोग के आंख का जो ज्योति फ्लक्स होता है वो सबसे ज़्यादा लगभग 685 ल्यूमेन प्रति वाट पाया जाता है। मैंने हम लोग की आंखों को सबसे ज़्यादा प्यारा कलर कौन लगेगा? वह है बेटा आपका हरा पीला, हरा पीला। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए जानकारियाँ रही। एक दो और बात बता दें, एक शुरू में मैं फिगर बनाया था, जरा इसको समझ लेता, हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट है। ये मान लो एक प्रिज्म है, ABC प्रिज्म है, और ये कितना कोण है बेटा? 45 अंश। देख लीजिए, ये ABC एक प्रिज्म है, ये कोण कितना है बेटा? 45 अंश। ये 45 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 अंश होगा। और यहां से प्रकाश की किरण को भेजा गया है, ठीक है बेटा, और कहा गया कि चित्र को पूरा कीजिए, चित्र पूरा कीजिए। तो हम जानते हैं ना, एक पढ़ाया गया था कांच के लिए बेटा, मान लेते हैं कि कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वह कितना होता है? 42 अंश होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 अंश होता है। समझना, जब प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरेगी तो वो सीधे निकल जाएगी, एकदम जाकर सीधे टकराएगी जाकर के। अब यहाँ पर अभिलंब खींचो बेटा, अगर यहाँ पर मैं अभिलंब खींचूंगा, इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। इस वाले कोण का मान 45 अंश हो जाएगा। और प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्रकाश कांच से हवा में जाने की कोशिश कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाने का प्रयास कर रहा हो, और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो वहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR आकर्ष कर लेगा। ध्यान से तुम लोग, आपको पढ़ाया गया होगा सब बातें, पर इसको समझना बेटा। देखो ध्यान से समझो, A है, B है, C है, ये कितना कोण है बेटा? 45 अंश मान लेते हैं। एक प्रकाश